इस कहानी के पन्नों में कई पहलू हैं। एक फोन कॉल है जिसका इंतजार भारत के मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं। वो फोन आता नहीं और वो खींच जाते हैं। एक 5 सितारा होटल की शाम है, एक महंगी वाइन की बोतल है और जो 5 लोग इसे शेयर करने वाले हैं वो अभी अभी भारत के कानूनी इतिहास का सबसे लंबा विवाद निपटा कर आए हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक नामांकन है जिसके पीछे ये विवाद हुआ है, लेकिन नामित व्यक्ति कहता है कि मैंने तो हाँ से पहले दूसरी बार सोचा तक नहीं। और अयोध्या केस की सुनवाई के आखिरी दिन वो किसकी पर्ची थी जो चीफ जस्टिस के पास आई थी, और इसका जवाब उन्होंने सुनवाई के बीच में हाथ से लिखे खत के आश्रय दिया। आप भी ज्यादा ना सोचें, कायसे की कॉल है, हर दिन एक किताब पढ़नी और आपके सामने हाजिरी लगानी है। तो जी चली आई हूँ, और ये इतनी सी बात नहीं थी, बड़ी बात थी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। किताबी बातें में आज की किताब है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज। 225 पन्ने की इस किताब में रंजन गोगोई ने अपनी निजी और कामकाजी जिंदगी का खाका खींचा है। 14 चैप्टर से भरी इस किताब में असम में उनके शुरुआती दिन, सेंट स्टीफेंस में उनके कॉलेज के किस्से समेत उनके बॉडी ऑफ वर्क को भी शामिल किया गया है, जिसमें अयोध्या जाड़ों की वो कुख्यात प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों समेत कई फर्स्ट हैंड अकाउंट्स उन्होंने दर्ज किए हैं। किताब आई है रूपा प्रकाशन से। चलिए अब किताब के किस्सों पर आते हैं। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस की सुनवाई का पहला दिन। वकील राजीव धवन ने तानों की बारिश कर दी थी। एक पॉइंट पर तो यहां तक बोल गए कि सिवाय जस्टिस चंद्रचूड़ के इस पूरी बेंच के किसी भी जज ने ना तो केस के कागज पढ़े हैं और ना ही केस को समझा है। गोगोई अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैंने अपने सभी साथियों से कहा कि खामोशी बरतें और कोई प्रतिक्रिया ना दें, क्योंकि इससे सुनवाई की प्रक्रिया बिगड़ सकती है। और इस तरह की घटनाएं समय के साथ अक्सर बढ़ती रहीं, लेकिन सुनवाई चालू थी। 16 अक्टूबर 2019 सुनवाई का आखिरी दिन तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को कागज की एक पर्ची मिलती है। ये सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से आई थी, जिसमें लिखा था कि किसी वादी का कोई प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट में आने की अनुमति चाहता है। जस्टिस बोबड़े और जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस पर्ची के बारे में पूछा, क्योंकि 5 जजों की बेंच की सुनवाई चल रही हो और रजिस्ट्रार से ऐसी कोई पर्ची मिले, यह सामान्य बात नहीं थी। गोगोई ने सेक्रेटरी जनरल को हाथ से लिखकर अपना रिप्लाई भेजा कि किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जाए। उसी दिन लंच ब्रेक के बाद 2 बजे सुनवाई फिर से शुरू हुई और घंटे भर बाद सुनवाई पूरी हो गई। चीफ जस्टिस बोले, इनफ इज इनफ, फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस तरह भारत के कानूनी इतिहास के सबसे लंबे विवाद की सुनवाई खत्म हुई। गोगोई इस दौर की अपनी निजी जिंदगी की एक झांकी देते हुए कहते हैं कि उन्हें याद नहीं है इस पूरे वक्फे में कब उन्होंने 3 से 4 घंटों से अधिक की नींद ली हो। उसी साल दिवाली की छुट्टियों में उनका विदेश जाने का प्रोग्राम तय था, लेकिन वे अपने रिटायरमेंट से पहले अयोध्या केस का जजमेंट देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ट्रिप कैंसिल कर दी थी। और किताब में कहीं नहीं लिखा है कि कैंसिल से पहले उन्होंने पेंसिल बोला हो। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर बनने के हक में फैसला देने के बाद गोगोई शाम में साथ के चारों जजेस को डिनर के लिए ताज मानसिंह होटल ले गए। ये नई दिल्ली का एक 5 सितारा होटल है। वहां सबने चाइनीज फूड खाया और वहां उपलब्ध सबसे बेस्ट वाइन पी। अब रंजन सबसे बड़े थे तो बिल भी उन्होंने ही चुकाया। जस्टिस रंजन गोगोई को रिटायरमेंट के 4 महीने बाद राज्यसभा की सदस्यता ऑफर की गई थी। अभी बीते दिनों ही वो इंडोनेशिया के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बाली से छुट्टियां मनाकर लौटे थे। अपनी आत्मकथा में गोगोई लिखते हैं, मैंने ये ऑफर स्वीकार करने से पहले दूसरी बार सोचा तक नहीं, क्योंकि मेरा नामांकन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना था। मुझे दूर दूर तक नहीं लगा कि इस ऑफर को स्वीकार करना गलत होगा। यदि मेरी कल्पना में भी ये बात होती कि लोग मेरी राज्यसभा सीट के ऑफर को क्विड प्रो क्यो, यानी कुछ के बदले कुछ की निगाह से देखेंगे, क्योंकि मैंने राम जन्मभूमि और रफाल दोनों केसेस में अपना जजमेंट दिया था, तब मैं शायद इस नामांकन को स्वीकार करने से पहले 2 बार तो सोचता ही। वे लिखते हैं कि मेरी हाँ मुख्यतः इस वजह से थी कि बतौर मुख्य न्यायाधीश मैंने ये महसूस किया था कि कार्यपालिका और विधायिका को न्यायपालिका कैसे काम करती है इसकी स्पष्ट समझ नहीं है। एक मनोनीत सांसद के तौर पर मैं इस पर अपने हिस्से का योगदान दे सकता हूँ और अपने गृह राज्य असम से जुड़े मुद्दे उठा सकता हूँ।
रंजन किताब में बताते हैं कि वो सांसदी की कोई सैलरी नहीं लेते और ये उन्होंने शपथ लेने के तुरंत बाद ही राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को लिखित में सूचित कर दिया था। अब समय है कि हम उस संवेदनशील विषय को छुएं जिसने रंजन गोगोई के पूरे कार्यकाल को विवादों में रखा। साल 2019 में एक महिला ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार था कि किसी सीजेआई के खिलाफ इस तरह के आरोप लगे हों। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए एक स्पेशल सिटिंग बुलाई जिसकी बेंच में खुद रंजन गोगोई थे। रंजन आत्मकथा में लिखते हैं कि यदि पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे अपने ही केस में सुनवाई के लिए नहीं बैठना चाहिए था। और अब आते हैं जाड़ों की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिसके बिना उनकी आत्मकथा को आपके सामने लाने में न्याय शायद नहीं हो पाएगा। 12 जनवरी 2018 सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की पहली घटना जब इस तरह 4 सीनियर जजेस कोर्ट की किसी अंदरूनी बात को लेकर मीडिया के सामने हो। रंजन किताब में दर्ज करते हैं कि जब मैं तकरीबन 12 बजे जस्टिस चेलमेश्वर के घर पहुंचा तब मैं भौचक्का रह गया। वहाँ प्रेस थी, बहुत सारे कैमरे उनके घर के पीछे वाले लॉन में लगे हुए थे, बाहर बहुत सारी ओबी वैन्स थी। वो बताते हैं कि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जस्टिस चेलमेश्वर ने जब उनसे कहा कि प्रेस से मिलते हैं तो उन्हें लगा था कि कुछ एक पत्रकारों से मिलने की बात हो रही है, पर अब कोई रास्ता नहीं था। बकौल गोगोई ऐसा नहीं था कि मैं पीछे हटना चाहता था, मैंने ज़बान दी थी कि मैं प्रेस को एड्रेस करूंगा और मुझे आज तक लगता है कि उस वक्त जो हालात थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सही निर्णय था। रंजन लिखते हैं कि इसका फर्क पड़ा था और तब के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा केसेस को किसी बेंच को देने की अपनी ताकत को सतर्कता से बरतने लगे थे। किताबी बातें का जब कभी भी एपिसोड खत्म करने लगते तो ऐसा लगता है कि नानी घर से वापस लौटने का वक्त हो रहा है, क्योंकि वो किताबें ही हैं जहां आपको अपना घर मिलता है, एक महफूज जगह जहां आप अपनी सभी चिंताओं और दुश्वारियों को महफ कर सकें। चलते चलते उस फोन कॉल की बात जिसे अपन ने आज का किताबी बातें शुरू किया था, उस फोन कॉल की बात रंजन गोगोई जो होते ही रह गए। तो वह ये था कि एक युवा जज को उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रांसफर किया। उन्हें गोगोई पहले से ही अच्छी तरह जानते थे, उनके पिताजी भी इनके पिताजी को अच्छी तरह जानते थे। कोलेजियम ने जब नाम अप्रूव किया और दस्तखत होने वाले थे तो गोगोई ने अनौपचारिक रूप से इस युवा जज को ये सब बताने के लिए फ़ोन किया और यहाँ तक कहा कि कागजों पर दस्तखत तभी होंगे जब वे उनकी प्रतिक्रिया सुन लेंगे। जज ने घर पर पूछने का वक्त लिया। जी हाँ, घर पर पूछना पड़ता है। हालांकि उन्हें घर वालों ने हामी दे दी और उन्होंने जस्टिस गोगोई को वेट गाइस, अभी तो ट्विस्ट शुरू हुआ है। इस बात पर गुवाहाटी हाईकोर्ट के वकीलों ने हल्ला काट दिया। कोलेजियम की आलोचना हुई। कुछ सीनियर वकील जो रंजन गोगोई के अच्छे और पक्के दोस्त थे, जब इस जज के पास गए तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो कंसल्ट ही नहीं किया गया। अब रंजन गोगोई शॉक्ड थे। उन्हें लगा उनके एडवोकेट दोस्त गलत बयानी कर रहे हैं। ये बात ठीक थी कि जिस पद पर वो थे वहाँ कोई बयान जारी नहीं कर सकते थे, पर गोगोई पूछते हैं एक फ़ोन कॉल करने से उन्हें क्या रोक रहा था। अंत में वे खींचकर लिख देते हैं कि ये कीमत मैंने एक निर्णय की वजह से चुकाई जो उन जज के हित में ही लिया गया था। जज का नाम रंजन गोगोई ने बताया नहीं और दीपक जी ब्योमकेश बख्शी हैं नहीं, वरना लल्लन टॉप में दे खुला खेल फर्रुखाबादी हम तो बाकायदा सब बताते। सो काहिल पने का दरेरा दीपक जी के हिस्से। हाँ जी, अब ये बताने का वक्त आ गया है कि कल फिर से आना है तो आज जाना भी पड़ेगा। हमारे साथी दीपक पेंगुरिया का लिखा किताबी बातें का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।